वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? तो कल मैंने आपको बताया था कि शनिवार को आपको टेस्ट होगा और मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप सबको जल्दी से जल्दी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है जितना जल्दी हो सके। और जैसे ही अपना टेस्ट खत्म हो तो आपको ये भी देखना है कि हमने टेस्ट में जो तैयारी की थी उनमें से क्वेश्चनों में से हम कितने क्वेश्चन हल कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से जनपद थे? पहला क्वेश्चन है अपना, ऑप्शन नंबर ए। पहले ऑप्शन में जंगल, मत्स्य, सूरसेन, और कौशल। ऑप्शन नंबर बी, जंगल, मगध, कौशल और शिवी। ऑप्शन नंबर सी में जंगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। ऑप्शन नंबर डी में काशी, मत्स्य, जंगल और अवंती। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या है, जल्दी करें। देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर। पहले ऑप्शन में देखें, जंगल, मत्स्य, सूरसेन, कौशल। जैसा कि हमने पढ़ा था 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों में कौशल जो था वो राजस्थान के महाजनपदों में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ये तो इसका आंसर है नहीं। उसके बाद जंगल, मगध, मगध नहीं था तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमने पढ़े जंगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। ये चारों राजस्थान के महाजनपदों में शामिल थे। तो आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी विराटनगर, सी शिवपुर और डी में है अही छत्रपुर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला महाजनपद था। इसके अंतर्गत कौन कौन से, यानी कि बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र शामिल था जंगल प्रदेश में। यहाँ के बादशाह जयजांगलधर बादशाह कहलाते थे और
इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी उसका आंसर है आई छत्रपुर। ओके, तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? आई छत्रपुर। इसका वर्तमान में नाम क्या है? नागौर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए में वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कुणाल, ऑप्शन नंबर डी वृद्धरथ। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। देखिए, वसुमित्र था नहीं, क्योंकि यह शुंग वंश में था। सम्राट जो अशोक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, तो अंतिम मौर्य सम्राट ये भी नहीं था। ये जो कुणाल था ये अशोक का पुत्र था, इसलिए ये भी नहीं था। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ। आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक के बारे में बताया था मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ, और वृद्धरथ के बारे में बताया था कि इसका एक ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। अगला क्वेश्चन, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन नंबर ए न्याय करना, बी में वेतन देना, सी राजस्व एकत्रित करना, और डी में है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो राइट आंसर देखिए, न्याय करना इसका कार्य नहीं था, क्योंकि न्याय व्यवस्था में जो सर्वोच्च अधिकारी था वो स्वयं सम्राट होता था। इसके अलावा निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, और इनके अलावा 2 न्यायालय और थे, उनके बारे में मैंने बताया, कंटक शोधक न्यायालय और धर्मस्थीय न्यायालय। वेतन देना भी इसका कार्य नहीं था। समाहर्ता मैंने बताया था कि राजस्व एकत्रित करना, वार्षिक बजट तैयार करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना। मौर्य काल में ये सब, मौर्यकालीन प्रशासन जब हम पढ़ते हैं तो बात आती है समाहर्ता की, और इसका मुख्य कार्य था राजस्व एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी इंडिका, सी में अर्थशास्त्र, और डी में है कोई नहीं। 5वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बताया था
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके गुरु का नाम था कौटिल्य, और कौटिल्य ने राजनीति से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यानी कि कौटिल्य की प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए ऑप्शन राजतरंगिणी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। इंडिका की रचना या इस पुस्तक का जो लेखक था उसका नाम था मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन था? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था तो सेल्यूकस ने अपने एक राजदरबारी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया और वहां रहकर मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। राइट आंसर कौन सा हो गया? अर्थशास्त्र हो ही गया। यहां तक आपने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी में है बिंदुसार, और डी में है सम्राट अशोक। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को जो ये टेस्ट लग रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा अभी शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट को नहीं ले पाए उनके लिए ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके और वो भी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। पतंजलि किस शासक के काल में आए? कमेंट करो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पतंजलि हुए ही नहीं थे, ये आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं। और पतंजलि पैदा हुए थे पुष्यमित्र शुंग के समय। मैंने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग ने जब शुंग वंश की स्थापना की तो इन्होंने 2 बार अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित था वो कौन था? पतंजलि था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंगा युद्ध कब लड़ा गया था? ए ऑप्शन में है 71 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 161 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में 261 ईसा पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी में है 298 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। उस समय कलिंग का शासक था नंदराज, और यह युद्ध लड़ा गया था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि लगभग 261 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर हुआ नंबर सी, 261 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार को देख करके सम्राट अशोक ने रणघोष के बजाय धर्मघोष का नारा दिया। यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका पुस्तक के
लेखक कौन थे? ए ऑप्शन में मेगास्थनीज, सेल्यूकस, सी में है कल्हण और डी में है सम्राट अशोक। कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो देखिए इंडिका के लेखक, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदरबारी था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये सेल्यूकस हुआ। कल्हण, कल्हण की ये पुस्तक है नहीं है क्योंकि कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा पर रोक, ऑप्शन नंबर बी पशु बलि पर रोक, ऑप्शन नंबर सी धम्म महामात्र, और ऑप्शन नंबर डी में उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे और प्रथम शिलालेख में उन्होंने बताया था कि पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ये कौन से शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सम्राट अशोक के शासनकाल से पहले बताया जाता था कि राजा बिहारों की यात्राएं के लिए जाते थे और वो यात्रा करते समय पशुओं का वध करते थे यानी शिकार करते थे। इस सब को देखकर सम्राट अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई। इसका वर्णन सम्राट अशोक के प्रथम शिलालेख में मिलता है। देखिए सती प्रथा पर रोक अंग्रेजों के समय लगी। धम्म महामात्र सम्राट अशोक के राजजाभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा ही नहीं क्योंकि आंसर हमें पहले ही मिल चुका है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी आजीवक संप्रदाय, सी ईसाई धर्म और डी बौद्ध धर्म। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए सम्राट अशोक से पहले हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की प्रेरणा से कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। तो जैन धर्म किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीवक संप्रदाय का जो व्यक्ति था वो कौन था? बिंदुसार। ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य।
इधर ईसाई धर्म किसी ने अपनाया नहीं था, बौद्ध इसमें मौर्य वंश में, और बौद्ध धर्म उपगुप्त की प्रेरणा से किसने अपनाया था? सम्राट अशोक ने। तो यहां राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। किसकी प्रेरणा से? उपगुप्त और निग्रोध की प्रेरणा से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और पढ़ भी लिया होगा, तो मैं यहां तक इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 11। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंगों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राजा, ऑप्शन नंबर बी जनपद, सी परिवार, और ऑप्शन नंबर डी में है सेना। जल्दी करें और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन में हम पढ़ते हैं कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 प्रमुख अंग थे। उनमें 7 में पहला राजा, उसके बाद हमने पढ़ा अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र और सेना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? राजा है, जनपद है, परिवार इनके अंगों में शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए में अग्निमित्र, बी ज्येष्ठमित्र, सी पुष्यमित्र और डी वसुमित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। देखिए, शुंग वंश की स्थापना पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र और जो वसुमित्र हैं, ये सब पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश के शासक हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 60 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 37 ईस्वी पूर्व, सी 185 ईसा पूर्व और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी 60 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 60 ईस्वी पूर्व में। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि आंध्र के आसपास, आंध्र में कौन सा क्षेत्र? गोदावरी व
कृष्णा नदियों की घाटियों के मध्य का जो क्षेत्र था वो आंध्र, इस वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को? सातवाहन वंश को। जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम है सिमुक। 37 ईसा पूर्व, 37 ईसा पूर्व में हुई नहीं थी, बल्कि सिमुक ने 37 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता, बी महामात्र, सी अंतपाल, डी कोई नहीं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन था? देखिए मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर ये तो इसका होगा नहीं समाहर्ता, क्योंकि बताया था समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि महामात्र की नियुक्ति की थी धर्म प्रचार करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि मौर्य काल में सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला कौन कहलाता था? अंतपाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हुआ? सी अंतपाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुद्रा जारी करने वाले विभागाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है शीताध्यक्ष, बी लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी लूणाध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर डी में है पर्ण्याध्यक्ष। जल्दी करें और क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मुद्रा जारी करने वाले विभागाध्यक्ष का मुखिया किस नाम से जाना जाता? देखिए मैंने बताया था जब आपको मौर्य प्रशासन में सन्निधाता पढ़ाया था, सन्निधाता दूसरा नाम था कोषाध्यक्ष। तो शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष को? कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। यहां पूछा क्या है? मुद्रा जारी करने वाले विभाग का अध्यक्ष, तो यह आंसर तो हुआ नहीं। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही था मुद्रा जारी करने वाले विभाग का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 15 मुद्रा जारी करने वाले विभाग अध्यक्ष का क्या नाम था? लक्षणाध्यक्ष। राइट आंसर होगा बी। देखिए लूणाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष बताया था मैंने, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, और पर्णाध्यक्ष जो होता था वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। यह आपका टेस्ट पूरा हुआ। मैं समझता हूं कि आपने जो क्वेश्चन देखे वो भली भांति अब समझ में आ गए होंगे, और आपने भी जो मेहनत की उसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि हमने कहां गलती की है या हमने कितनी पढ़ाई की है। यदि किसी के 10 क्वेश्चन से कम सही हैं, राइट आंसर आप 10 क्वेश्चन से कम ज्यादा का नहीं दे सके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में नहीं है, यानी कि ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। तो वीडियो को बार बार देखते रहें। अब तक जो पढ़ाया उसी में से जो टेस्ट लिया है, तो उस वीडियो को बार बार
ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें और मैं समझता हूं आगे का जो टेस्ट होगा उसमें आपकी जो मेहनत है वो काफी सार्थक सिद्ध होगी। और कल जो संडे है उसकी आपकी छुट्टी रहेगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन बच्चों तक अभी तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।